अभी तक की क्लास में अपना ऑडिट में 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग और मीनिंग डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग वाला, है ना। आज अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट। चैप्टर का नाम क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट। ऑडिट का क्लासिफिकेशन मतलब ऑडिट कितने टाइप्स के होते हैं, सीधी सी मतलब उसका ये है, कितने टाइप का ऑडिट होता है। तो क्लासिफिकेशन के लिए ऑडिट को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 1 से। कारण क्या है? देखो, आपको पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिटिंग, या ऑडिटिंग का क्या मतलब होता है, और ऑडिट के क्लासिफिकेशन क्या क्या, ये आपसे पूछ लेगा। तो ऑडिट का क्लासिफिकेशन पूछ लेगा ना, तो आप लोगों को ये जनरल आंसर जो लिखा हुआ है ना, यहां से लेकर यहां तक, ये जनरल आंसर है। कहां तक? यहां तक। ये आपको लिख कर आना है। मतलब ऑडिट को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। ऑडिट जो है ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ऑडिट इतने टाइप के होते हैं, और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ऑडिट इतने टाइप के होते हैं। ऐसा क्लियर है? ये जनरल आंसर है। अब ये चैप्टर में जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू दिख रहा है ना आप लोगों को, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इसके अंदर से कम 4 या 5 टाइप के ऑडिट ऐसे हैं जिसके ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लेता है, जिसके ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। फॉर एग्जांपल, कंटिन्यूअस ऑडिट क्या होता है उसके बारे में डिटेल बताओ, या शॉर्ट नोट पूछ लेगा कंटिन्यूअस ऑडिट के बारे में। दूसरा आपसे पूछ लेगा पीरियोडिकल ऑडिट क्या होता है, उसका डिटेल बताओ। ठीक है, इंटरनल ऑडिट क्या होता है उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखो। मतलब ऐसे 4-5 ऑडिट इसमें ऐसे हैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू में जिसके ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाता है। आ गई मेरी बात समझ में? चलो, तो हम है ना अभी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले ऑडिट कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्राइटेरिया। ऑडिट कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्राइटेरिया। पहला ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर ऑडिट जो है 4 टाइप में डिवाइडेड। पहला होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट, दूसरा होता है गवर्नमेंट ऑडिट, तीसरा होता है प्राइवेट ऑडिट और चौथा होता है इंटरनल ऑडिट। ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे ऑडिट कितने टाइप के होते हैं? 4। पहला होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट, दूसरा होता है गवर्नमेंट ऑडिट, दूसरा होता है गवर्नमेंट ऑडिट, तीसरा होता है आपका प्राइवेट ऑडिट और चौथा होता है इंटरनल ऑडिट। तो सबसे पहले अपन देखते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट मतलब क्या होता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट मतलब होता है स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी वर्ड बना है स्टैट्यूट से, उसका मतलब होता है लॉ। इसका मतलब क्या होता है? लॉ। कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन या कुछ कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी लॉ के तहत रजिस्टर्ड होते हैं। जैसे कंपनियां बनती है तो कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ठीक है, जैसे ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट, तो ट्रस्ट एक्ट के हिसाब से ट्रस्ट लोगों को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। जैसे बैंक है, बैंक, तो बैंकिंग कंपनी रेगुलेशन एक्ट के तहत उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है बैंकों को। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी है तो इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से जो भी उसका एक्ट होता है, क्या एक्ट है? इंश्योरेंस एक्ट 1938, उसके हिसाब से रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं। मेरा बोलने का मतलब यह है कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो किसी ना किसी लॉ के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं, तो उस लॉ में ही लिखा रहता है कि इनकी ऑडिट कराना कंपलसरी है ना शौर्या? उस लॉ में ही लिखा रहता है कि इनका ऑडिट कराना क्या है? कंपलसरी है। जैसे कंपनी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर आता है पहला क्या? कंपनी ऑडिट। तो कंपनी ऑडिट कहां पर, कंपनी ऑडिट कौन से एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है? कंपनी एक्ट 2013। तो कंपनी एक्ट 2013 में लिखा हुआ है कि कंपनियों को ऑडिट कराना कंपलसरी है। और कौन करेगा ऑडिट? एक चार्टेड अकाउंटेंट करेगा। आ गई बात समझ में? उसके बाद ऑडिट ऑफ ट्रस्ट, ऑडिट ऑफ ट्रस्ट, तो ट्रस्ट लोगों का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो ट्रस्ट डीड के हिसाब से होता है। ट्रस्ट डीड मतलब किसी को अगर ट्रस्ट बनाना है
तो पहले ट्रस्ट डीड बनाना पड़ता है। ट्रस्ट डीड को बायलॉज भी बोलते हैं। तो वहां पर लिखा रहता है कि ट्रस्ट लोगों का जो ऑडिट है ना, वो कोई क्वालिफाइड ऑडिटर करके जाएगा ऑडिट उसका। और ट्रस्ट डीड जो बनती है वो ट्रस्ट एक्ट के हिसाब से बनती है। आ गई मेरी बात समझ में? उसके बाद बैंक ऑडिट, बैंकों का रजिस्ट्रेशन होता है बैंकिंग कंपनी रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से। तो ये एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, मतलब ऐसे कानून बना हुआ है कि बैंकों को भी क्या कराना पड़ेगा, अपना ऑडिट करवाना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनियों को भी ऑडिट कराना जरूरी, क्योंकि इंश्योरेंस एक्ट 1938 में लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट कराना मैंडेटरी है। आ गई बात समझ में? उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी लोगों को भी ऑडिट कराना पड़ेगा, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में लिखा हुआ है ऐसा कि ऑडिट कराना कंपलसरी है कोऑपरेटिव सोसाइटी को। और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो गई, गैस कंपनी हो गई, इनका किसी ना किसी एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन होता है, या फिर कहीं ना कहीं इनको लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है, तो लाइसेंस लेना पड़ता है, तो उनके लाइसेंस में कंडीशन रहती है कि भाई आपको क्या कराना पड़ेगा, ऑडिट। तो इस टाइप की अगर कोई भी ऑडिट हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट इज अ ऑडिट, या ऑडिट इज मैंडेटरी इन केस ऑफ मैनी अंडरटेकिंग बिकॉज दे आर इनकॉर्पोरेटेड बाय सम लॉ। अंडरटेकिंग का मतलब होता है इंस्टीट्यूशन। ठीक है, मतलब कुछ कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जिनके लिए ऑडिट कराना क्या होता है, मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है, क्योंकि वो किसी ना किसी लॉ के अंदर क्या होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, उस लॉ में लिखा रहता है कि इस टाइप के कुछ इंस्टीट्यूशन है, उनको क्या कराना पड़ेगा, ऑडिट कराना पड़ेगा। जैसे कंपनी ऑडिट, ऑडिट ऑफ ट्रस्ट, बैंक ऑडिट, इंश्योरेंस ऑडिट, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट और ऑडिट ऑफ अदर इंस्टीट्यूशन। ये कुछ एग्जाम्पल्स है ना, ये जो लिखा है मैंने, ये कुछ एग्जाम्पल्स है, और भी बहुत सारे आ सकते हैं। चलो इसके बाद बात करेंगे हम गवर्नमेंट ऑडिट। गवर्नमेंट ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट मतलब गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। आप लोगों को पता है गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट हो गया, रेलवे हो गया, और बहुत सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट होते हैं, तो डिपार्टमेंट लोगों का भी गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, ऑडिट कराना पड़ता है। तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का जब ऑडिट कराने जाओगे तो गवर्नमेंट लोग अपने ऑडिट कराने का अलग से एक डिपार्टमेंट बना के रखते हैं। उस डिपार्टमेंट का नाम क्या है, अकाउंट एंड ऑडिट डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट की जवाबदारी होती है कि गवर्नमेंट के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उसका ऑडिट करना है। आगे बात समझ में? ये डिपार्टमेंट की जवाबदारी क्या होती है कि गवर्नमेंट के जो दूसरे डिपार्टमेंट है उसका क्या करना पड़ेगा, ऑडिट। क्यों ऑडिट करते हैं? ऑडिट बेसिकली होता किस चीज का है? ऑडिट बेसिकली होती किस चीज की है, नमिता? नहीं, ऑडिट करते किस चीज का है? बुक्स ऑफ अकाउंट का। जिस भी संस्था में लेन देन हो रहे हैं, लेन देन या लेना देना हो रहा है, ठीक है, मतलब पैसे का इन्वॉल्वमेंट है जहां पर भी, तो वहां पर ऑडिट आ जाएगा। अब गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है वहां पर लेन देन हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। जैसे रेलवे में देख लो, लोग टिकट करा रहे तो दुनिया भर का पैसा आ रहा है, स्टाफ लोगों को सैलरी दे रहे हैं, रेलवे क्या खर्चे नहीं होते होंगे? रेलवे में खर्चा हो रहा होगा। ठीक है, पोस्ट ऑफिस देख लो, पोस्ट ऑफिस में खर्चा नहीं होता है, या वहां पे इनकम नहीं होती है। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देख लो, वहां पे लोग टैक्स नहीं पे करते, तो टैक्स जो पे करते हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की क्या है, आवक है। तो गवर्नमेंट के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं उनका भी ऑडिट कराना क्या हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि वहां पर भी क्या हो रहा है, लेन देन हो रहा है पैसे का। तो इस चीज की ऑडिट कराने के लिए गवर्नमेंट ने एक अलग से डिपार्टमेंट बना के रखा हुआ है। उस डिपार्टमेंट को क्या बोलते हैं, अकाउंट एंड ऑडिट डिपार्टमेंट। अब ये जो ऑडिट, अकाउंट और ऑडिट डिपार्टमेंट है, इसकी जो जवाबदारियां हैं, इसकी जो ऑब्जेक्टिव्स है, इसका जो उद्देश्य है, वो क्या क्या चीजों को चेक करने से रिलेटेड है, वो हम इसके अंदर देखेंगे। सबसे पहली बात, आपको गवर्नमेंट काम कैसे करती है वो पता होना चाहिए। गवर्नमेंट में कभी भी किसी भी प्रकार का, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में किसी भी प्रकार का अगर खर्चा करना रहता है, जैसे अभी मार्च का महीना आने वाला है, तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को लग रहा है कि भाई हमारे पास ये नहीं है, ये खरीदना है, मान लो एक फोटोकॉपी की मशीन खरीदना है, स्टेशनरी खरीदना है, या किसी प्रकार की कंप्यूटर वगैरह खरीदना है, हमारे कंप्यूटर पुराने हो गए, तो उनको है ना फंड का क्या कराना पड़ता है, सैंक्शन कराना पड़ता है। तो ऊपर से जब सैंक्शन होके आ जाता है फंड, हाँ ठीक है, लो 3 लाख रुपए रखो और आप 3 लाख रुपए के अंदर जो जो चाहिए खरीद लो। तो आपको एज अ ऑडिटर
ये अकाउंट एंड ऑडिट डिपार्टमेंट क्या क्या चेक करता है वो इस पॉइंट में लिखा हुआ है। पहला लिखा रहता है टू एंश्योर दैट एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड आउट ऑफ सैंक्शन फंड। आपको एज अ ऑडिटर क्या चेक करना है, ये एंश्योर करना है कि जो भी खर्चे किए जा रहे हैं, एक्सपेंडिचर इनकर हो रहे हैं, वो सैंक्शन फंड से ही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, उसके बाहर का कहीं का दूसरा पैसा तो खर्चा नहीं कर डाल रहे लोग। दूसरा, टू चेक वेदर द अमाउंट सैंक्शन इज अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन। अब जो सैंक्शन होके आया है पैसा, वो सैंक्शन हुआ था कंप्यूटर लेने के नाम से और आप खरीद डाले कुछ और। तो आपको यह चेक करना है कि जो सैंक्शन होके आई है अमाउंट और जो खर्चे आप कर रहे हो वो अकॉर्डिंग टू रूल्स और रेगुलेशन है कि नहीं। अब रूल्स रेगुलेशन में सिर्फ ये नहीं कि किसी और चीज के लिए पैसा आया और किसी और चीज में खर्चा हो गया, उसमें यह भी रहता है कि आपको यहां से खरीदना है। मालूम है गवर्नमेंट आजकल कैसे खरीदती है? जैम पोर्टल आता है, जैम पोर्टल, जानते हो जैम, GEM, गवर्नमेंट क्या तो है इसका फुल फॉर्म, ई मार्केटिंग ऐसा करके कुछ है जैम। जैम पोर्टल का मतलब होता है गवर्नमेंट को आज के डेट में अगर कोई भी कुछ भी खरीदना है ना, जैसे आप मान लो सप्लायर हो कोई चीज के, तो आप आपका क्या है, कहां रजिस्ट्रेशन कराओगे? जैम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराओगे। गवर्नमेंट को कोई भी चीज खरीदनी है तो वो जैम पोर्टल में जाएगी, तो वहां पे बहुत सारे बिडर्स रहते हैं। बिडर्स मतलब गवर्नमेंट अपना रिक्वायरमेंट डाल देगी कि हमको 10 कंप्यूटर खरीदने हैं। अब आपको है ना एज अ सप्लायर आपके पास पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट को ये चीज की रिक्वायरमेंट है और आप सप्लायर हो, आप सप्लायर रजिस्टर्ड हो, तो आप अपना है ना L1 डालोगे। वहां पे L1 नाम की एक चीज होती है, L1 मतलब लोअर कॉस्ट। मान लो 10 सप्लायर ने अपना बीड डाला कि हमारा कंप्यूटर इस कॉन्फ़िगरेशन का ये रेट पड़ेगा, ये दूसरे सप्लायर लोगों ने डाला। अब गवर्नमेंट को लग रहा है ठीक है, हाँ ये वाला जो सप्लायर है इसका रेट भी सही है, सर्विस और इसका टर्म्स कंडीशन भी सही है, तो इस वाले से लेना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट का जो खरीदी करने का जो तरीका है अब किससे हो गया है? जैम पोर्टल से हो गया है। अब कोई अधिकारी जिसको फंड सैंक्शन होके आया था बिना जैम पोर्टल में जाके खरीद लिया बाहर से, लेकिन जो फंड सैंक्शन होके आया था उसमें लिखा था कि आपको खरीदना है तो जैम पोर्टल से ही खरीदना है, तो बताओ रूल्स रेगुलेशन का वायलेशन हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो आपको एज अ ऑडिटर सारी चीजों को चेक करना है, रूल रेगुलेशन के को चेक करना है। दूसरा, जो पैसा खर्च हुआ है वो सैंक्शन फंड से ही हुआ है कि नहीं वो भी देखना है। उसके बाद टू चेक वेदर द एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड बाय ऑथराइज्ड ऑफिसर और नॉट। अब पैसा जो आया है सैंक्शन होके, उसका खर्च करने का भी पावर सबको नहीं होता है। उसका पावर किसको होता है? कुछ ऑथराइज्ड ऑफिसर को ही होता है। जैसे मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मेरी जॉब थी, तो वहां पर है ना कुछ भी चीज खर्चा करना रहता था, तो वहां पे मार्च के महीने में है ना पैसा आता था, फंड आता था। ठीक है, अब फंड का खर्चा करने के लिए 2 लोगों को ऑथराइजेशन मिला था। एक तो वहां पे OS को मिला था, OS मतलब ऑफिस सुपरिटेंडेंट, मतलब सेकेंड लेवल के जो अथॉरिटी होते हैं वो, या फिर ITO इनकम टैक्स ऑफिसर। ये दोनों को ही ऑथराइजेशन का पावर था बस। उसके नीचे के जितने लोग हैं ना उन लोगों को साइन पावर ऑथराइजेशन नहीं मिला था कि तुम ये खरीद सकते हो। जब तक इन लोग एक लेटर लिखकर नहीं देंगे कि तुम ये खरीद सकते हो, तब तक आगे कोई भी प्रकार की खरीदी नहीं होगी। तो जो सैंक्शन होके फंड आया है वहां पर यह भी चेक करना है कि जो फंड का खर्चा हो रहा है वो किसी ऑथराइज्ड ऑफिसर के द्वारा किया जा रहा है कि ऐसा कोई भी कुछ भी खर्चा कर दिया। आगे, टू एंश्योर दैट द पेमेंट हैव बीन मेड टू राइट पर्सन। अब ये एंश्योर करना है कि जो आपने खर्चा किया, जो भी आपने चीजें खरीदी, उसका पेमेंट सही आदमी को गया है कि नहीं। आ गई बात समझ में? सही आदमी बोलने का मतलब आपने खरीदा है इससे और पेमेंट कर दिए इससे इसको। आगे, टू चेक द क्लासिफिकेशन ऑफ पेमेंट वेदर कैपिटल एंड रिवेन्यू। अब आपने मान लो स्टेशनरी खरीदी, तो स्टेशनरी कैपिटल नेचर का आइटम है कि रिवेन्यू नेचर का आइटम है? आपने कंप्यूटर खरीद के लाया, वो कैपिटल नेचर का आइटम है कि रिवेन्यू नेचर का आइटम है? तो आप जो भी खर्च कर रहे हो, अपन अभी बात गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की कर रहे हैं, आप जो भी खर्चे कर रहे हो तो आपको खर्चा करने के बाद आके रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा कि ये हमने खरीदा। तो रिकॉर्ड करते समय आपको ये भी चेक करना है एज ऑडिटर कि भाई सामने वाले ने उसको कौन से कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। कंप्यूटर खरीद रहा है उसको रिवेन्यू में तो नहीं डाल दिया, स्टेशनरी खरीदा उसको कैपिटल में तो नहीं डाल दिया, ये भी देखना है आपको। ठीक है, आगे,
टू चेक द रिसिप्ट एंड पेमेंट वाइल वाउचिंग। अब वाउचिंग ऑडिटर, देखो ये सब कर्म कांड कब हो जाए रहता है, पहले से हो जाए रहता है। ये सब काम कब हो जाए रहता है, ऑडिटर के आने के पहले हो जाए रहता है। अब ऑडिटर जब ऑडिट करने जाएगा तो उसके पास क्या रहेगा, बिल्स और वाउचर पड़े रहेंगे, उसी के द्वारा तो अकाउंट को चेक करेगा, बिल देखेगा और अकाउंट में उसकी एंट्री चेक करेगा। ऑडिटर तो बाद में आता है। तो ऑडिटर जब आएगा तो वो क्या करता है, वाउचिंग करता है। क्या करता है, वाउचिंग। वाउचिंग मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में जो एंट्रीज की जाती है उसको उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट से चेक करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वाउचिंग। तो ऑडिटर जब आता है तो वो वाउचिंग करेगा। तो वाउचिंग करने के लिए जितने भी रिसिप्ट्स और पेमेंट है उसको प्रॉपर मैच करेगा सारी चीजों को। आ गई बात समझ में। टू चेक द रिसिप्ट एंड पेमेंट वाइल वाउचिंग, कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। टू वेरीफाई द एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन ऑफ स्टोर्स एंड द स्टॉक। अब ऑडिटर चेक कर रहा है, वाउचिंग कर रहा है, उसके पास एक बिल आया कि फोटोकॉपी मशीन खरीदे हैं 2 लाख रुपए की, बिल मिल गया और एंट्री भी की हुई है बकायदा, 2 लाख रुपए की फोटोकॉपी मशीन खरीदे। बोल रहे, पूछ रहे कहां है फोटोकॉपी मशीन, दिखाओ, गायब, है ही नहीं, एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। मतलब इससे क्या समझते हो आप, किसी ना किसी ने कुछ गड़बड़ किया है, बोल दिया दुकान वाले को कि भैया एक काम कर रहा हूं, तू फोटोकॉपी मशीन का सेल दिखा दे, बिल बना के दे दे, तेरे अकाउंट में पैसा आएगा, 50,000 तू रख लेना, 1.5 लाख मेरे को दे देना। ऐसा होता है। तो ऑडिटर को बिल्स और वाउचर्स भी देखना है, साथ में उस पर्टिकुलर एसेट्स की, स्टॉक की क्या देखना है, एग्जिस्टेंस भी चेक करना है कि भाई वाकई में खरीदा गया है कि नहीं। आगे, टू चेक द सिस्टम ऑफ ग्रांटिंग ट्रेवलिंग अलाउंस, टीए, डीए एक्सेट्रा। जो स्टाफ लोग बाहर जाते हैं कहीं पे तो उनको टीए मिलता है, ट्रेवलिंग अलाउंस, ठीक है। स्टाफ लोगों को सैलरी देते हैं तो उनको डियरनेस अलाउंस साथ में दिया जाता है, महंगाई बता, आप लोग सैलरी चैप्टर में पढ़े होंगे, टीए, डीए, ये सब। तो इसकी भी अकाउंटिंग, वहां का जो अकाउंटेंट होता है ना, ये सब टीए, डीए के पूरा रजिस्टर मेंटेन करता है कि कौन से स्टाफ को कितना क्या क्या दे रहे हैं। तो ऑडिटर जब जाएगा चेक करने तो इसको भी देखेगा कि भाई इनका कैलकुलेशन सही ढंग से हुआ है कि नहीं, ठीक है, ज्यादा तो नहीं जा रहा है पेमेंट या कम तो नहीं जा रहा है पेमेंट। तो ऑडिटर को ये सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी इन केस ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट। ये मतलब और गवर्नमेंट ऑडिट, गवर्नमेंट के केस में ऑडिट कौन करता है, अकाउंट एंड ऑडिट डिपार्टमेंट। चलो ये समझ में आया आप लोगों को। तो पहले मैंने बताया आप लोगों को, फर्स्ट आइटम क्या, स्टैट्यूटरी ऑडिट, और दूसरा मैंने बताया क्या, गवर्नमेंट ऑडिट। अब तीसरा प्राइवेट ऑडिट। प्राइवेट ऑडिट मतलब 2 सेक्टर होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट सेक्टर और दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन आ जाते हैं, एक सोल प्रोप्राइटर, दूसरा आ जाता है पार्टनरशिप फर्म या कोई इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन। इवन सम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन गेट देयर ऑडिट अकाउंट्स ऑडिटेड। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जो अपने अकाउंट का क्या करवाते हैं, ऑडिट। ऑडिट इज नॉट कंपल्सरी फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूट एंड नो क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर आर मेंशन्ड, बट इट शुड बी डन बाय अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट। जो प्राइवेट ऑडिट होते हैं, जैसे अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऑडिट कराना अभी फिलहाल कंपलसरी नहीं है, मतलब किसी लॉ में भी नहीं लिखा है और ना ही कोई इसकी कोई जरूरत पड़ रही है, ठीक है। लेकिन मेरी इच्छा हो रही है ऑडिट कराने की, चलो ऑडिट करा के देखते हैं, तो मैं करा सकता हूं, ऐसे कोई कंपलसरी नहीं, लेकिन वॉलेंट्री तो करवा सकते हो ना। तो ऐसे कुछ प्राइवेट ऑडिट होते हैं जिनके लिए ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन वो ऑडिट करा सकते हैं अपने बिजनेस का। तो उस टाइप के ऑडिट को क्या बोलते हैं, प्राइवेट ऑडिट। आ गई बात समझ में। अब प्राइवेट ऑडिट जो करेगा वो कौन करेगा, अब मैं किसी को भी बुला लूंगा क्या कि आ जाओ ऑडिट कर दो, नहीं ना। ऑडिट कभी भी कोई भी करेगा तो कौन करेगा, एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट। लेकिन अभी अपन थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब क्या था कि किसी ना किसी लॉ में लिखा है कि इस इंस्टीट्यूशन का, इस संस्था का ऑडिट कराना पड़ेगा। तो वहां पे जो ऑडिटर आएगा तो उसकी क्वालिफिकेशन भी लिखी रहती कि ये बंदा आके ऑडिट करेगा। जैसे इनकम टैक्स या कंपनी ऑडिट आप देखोगे, सॉरी जब कंपनी लॉ देखोगे या फिर इनकम टैक्स में देखोगे, इनकम टैक्स एक्ट में, तो वहां पे बकायदा लिखा रहता है कि चार्टेड अकाउंटेंट ही ऑडिट कर सकता है, ऐसा लिखा रहता है वहां पे। लेकिन जब आप जीएसटी खोलोगे, जीएसटी एक्ट देखोगे, तो जीएसटी की ऑडिट में लिखा है चार्टेड अकाउंटेंट भी कर सकता है, सीएमए भी कर सकता है ऑडिट। तो जब से जीएसटी आया ना तो सीएमए लोगों की डिमांड बढ़ गई है। क्यों, क्योंकि एक सीएमए को भी ऑडिट का पावर मिल गया जीएसटी एक्ट के हिसाब से, ठीक है।
तो ऑडिट कराना किसी अगर लॉ के तहत करा रहे हो तो उस लॉ में ऑडिटर की क्वालिफिकेशन लिखी रहेगी कि यही बंदा ऑडिट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर प्राइवेट ऑडिट करा रहे हो तो वहां पे क्वालिफिकेशन नेसेसरी नहीं है, लेकिन जिससे भी करा रहे हो एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट होना चाहिए, जिसको अकाउंट का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो प्राइवेट ऑडिट में आता है एक ऑडिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटर मतलब समझ गए ना, एक आदमी का बिजनेस, ठीक है, उसका ऑडिट अगर हो रहा है तो उसको ऑडिट ऑफ सोल प्रोप्राइटर बोलेंगे। पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट अगर कराना है तो पार्टनरशिप फर्म समझते हो, तो पार्टनरशिप फर्म का अगर ऑडिट कराना है तो उसको ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे, ठीक है। तीसरा ऑडिट ऑफ इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन। देखो ऑडिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, आप लोगों को पता है ऑडिट जब भी कराना रहता है तो उसकी प्रोसेस क्या होती है। जैसे मान लो मेरे को अपने कोचिंग का ऑडिट कराना है तो मैं कौन से कैटेगरी में क्लासिफाई करूंगा, ऑडिट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। तो क्या प्रोसेस होगी ऑडिट कराने की, सोच के देखो। पहले मेरे को ऑडिट कराना है तो सबसे पहले स्टार्ट कहां से होगी बात, हाँ, सबसे पहले मैं एक बंदा खोजूंगा जो ऑडिट कर सकता है। चलो मान लो मैंने एक सीए से बात करी, आप सुप्री है, ठीक है, कि आपको ऑडिट करना है यहाँ का। सुप्री जो है क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट है। अब तो क्या मैं ऐसे फोन में बोल दूंगा आ जाएगा सुप्री ऑडिट करके चला जाएगा, नहीं। तो मैं जो करा रहा हूं, मैं ऑडिट कराने वाला हूं और आप ऑडिट करने वाले, तो सबसे पहले अपना एक बैठक होगा, डिस्कशन होगा कि अब मैं आपको बोलूंगा कि भैया आना है, ये सारी चीजें आपको ऑडिट करनी है, ठीक है। मेरे को सिर्फ ये एरिया को ही ऑडिट कराना है, बाकी इधर नहीं भी करोगे तो चलेगा। मैं आपको स्कोप दे रहा हूं ऑडिट का। स्कोप मतलब आपको कौन कौन से एरिया में ऑडिट करना है। फिर उसके बाद आप काम देखोगे, समझोगे, फिर अपनी बात किसकी होगी, कितना लोगे ऑडिट करने का, रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। ये सब डिस्कशन होता है। डिस्कशन को फिर एक रिटर्न फॉर्मेट में दिया जाता है, उसको ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बोलते हैं। मैं आपको इशू करूंगा, आप उसको एक्सेप्ट करोगे, फिर आप अपना ऑडिट का काम पूरा करोगे। उसके बाद में मैं आपको क्या करूंगा, आपका पेमेंट दूंगा और आप मेरे को ऑडिट कर जो किए उसका क्या दोगे, एक रिपोर्ट दोगे। तो इस टाइप का ऑडिट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑडिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। और यहां पे ऑडिट का स्कोप, ऑडिटर की रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करता है, ओनर और ऑडिटर के बीच में जो डिस्कशन हुआ है उसमें होता है। तो इसके अंदर वही बात लिखी हुई है, पढ़ो। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर in this case depend on the owner. The duties, rights, power, duties, rights और पावर को मैं स्कोप बोल सकता हूं, are defined in the agreement between the auditor and the owner. अपने बीच में जो डिस्कशन हुआ, एग्रीमेंट हुआ, उसमें ओनर और ऑडिटर के बीच में जो डिस्कशन हुआ, एग्रीमेंट हुआ, उसमें ऑडिटर की ड्यूटी, राइट और पावर डिफाइंड है। आगे बात समझ में, आगे इट इज नेसेसरी फॉर द ऑडिटर टू क्लियर डाउट बिफोर ही स्टार्ट दिस वर्क। ऑडिटर की जवाबदारी है या उसके लिए जरूरी हो जाता है कि ऑडिट का काम चालू होने के पहले वो पूरी अपनी जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर ले। हर चीज से रिलेटेड डाउट कि मेरे को क्या क्या काम करना है, कितना कितना चेक करना है, कितने दिन तक मेरा काम करना है, कितना पैसा दोगे, हर चीज का आपको डाउट क्लियर कर लेना है। तो ये जो एग्रीमेंट होता है ना ओनर और ऑडिटर के बीच में, उसके अंदर सारे डाउट क्लियर हो जा रहे थे, उसमें सब लिखा रहता है। आगे बात समझ में, तो इसको बोलेंगे ऑडिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म में मालूम है ना काम कैसे होता है। मान लो 3 पार्टनर है, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी। अब इनके बीच में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए ऑडिट कराना जरूरी हो जाता है। ये नमिता, मुस्कान और कृष्णा 3 पार्टनर, 3 पार्टनर है मान लो, ठीक है। और तीनों पार्टनर जो है इनके बीच में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके अगर चलना है, देखो जहां पर भी बात किसकी आती है, पैसे की आती है ना, तो वहां पे स्टार्टिंग में तो सब अच्छा रहेगा, लेकिन बाद में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए इनके बीच में सब ठीक ठाक बना रहे, है ना, और इनके बीच में प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी बनी रहे रिलेटेड टू बिजनेस ट्रांजेक्शंस, है ना, तो इनके लिए ऑडिट कराना जरूरी हो जाता है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर बोल सकते हैं, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर बोल सकते हैं, एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। हाँ ले लो। तो ये पार्टनरशिप फर्म के लिए इसलिए ऑडिट कराना जरूरी हो जाता है, ताकि फ्यूचर में अगर उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो, ठीक है ना, ताकि फ्यूचर में उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो तो वो सेटल किया जा सके उस ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट के बेस पे। ठीक है, क्या लिखा है पढ़ते, ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज ऑलवेज इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर्स। इन दिस केस ऑडिटर इज नॉट अपॉइंटेड अंडर लॉ। इन इस पार्टनरशिप फर्म में ऑडिटर जो अपॉइंट होता है किसी लॉ के अंडर अपॉइंट नहीं होता है,
इसलिए जो ऑडिटर की ड्यूटी है, राइट्स है, रेम्यूनरेशन है, वो सब कहां दिया रहेगा? एग्रीमेंट में। और जो एग्रीमेंट जो साइन होगा वो किसके किसके बीच में होगा? ऑडिटर और पार्टनर। यहां पर ऑडिटर और ओनर के बीच में होता है, यहां पे ऑडिटर और पार्टनर के बीच में होता है। एन ऑडिटर मस्ट गो थ्रू पार्टनरशिप डीड बिफोर ही स्टार्ट्स। अब ऑडिटर को जब ऑडिट करनी है ना, तो पार्टनरशिप डीड को भी पहले क्या करना पड़ेगा? स्टडी करना पड़ेगा। अब ऑडिटर चेक कर रहा है, पता चला फर्म ने जो भी प्रॉफिट कमाया उनके रेशियो 3:2:1 में बटा हुआ है प्रॉफिट, और पार्टनरशिप डीड पढ़ के नहीं बैठा था। अब पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है? उनका जो रेशियो है क्या है? 1:1 का है। तो गलत हो रहा है कि नहीं? तो ऑडिटर को सारी चीजें पहले से पार्टनरशिप डीड को स्टडी कर लेनी चाहिए, ताकि वो बाद में जो भी चेकिंग करे एज पर पार्टनरशिप डीड काम हो रहा है कि नहीं वो भी देख लेगा। आगे बात समझ में? चलो, उसके बाद बात करते हैं इंटरनल ऑडिट। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट है चैप्टर का नाम। क्लासिफिकेशन दो कैटेगरी में किया गया है। नमिता, सो रहे हो क्या? क्लासिफिकेशन दो कैटेगरी में किया गया है, एक ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो अभी हम है ना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में चौथे नंबर के पॉइंट में, पहला नंबर का पॉइंट क्या पढ़े हमने? स्टैट्यूटरी ऑडिट। उसके बाद क्या पढ़े हमने? गवर्नमेंट ऑडिट। तीसरा क्या पढ़े? प्राइवेट ऑडिट। अब हम बात कर रहे हैं इंटरनल ऑडिट। ठीक है, ये जो जो छोटे छोटे पॉइंट्स आ रहे हैं ना, इस सबके ऊपर अपने आप में शॉर्ट नोट आ जाता है। ठीक है, इंटरनल ऑडिट। अच्छा, आप लोगों ने ना, सुनो मेरी बात, मैं ऐप में ऑडिट का ग्रुप बना के रखा हूं। अब फ्यूचर की अब जो भी क्लासेस होंगी वो ऐप में ही डलेंगी। तो आप लोग है ना, ऐप में सिर्फ 4 या 5 ही बच्चे जुड़े हुए हैं बस, या मैं ही ऐड कर दूंगा आप लोगों को, ऑडिट दिख जाएगा उसमें। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, जो भी अब जो 4-5 क्लास मैंने डाली हुई थी वो तो पब्लिक में यूट्यूब में डाला था ऐसे ही, लेकिन अब जो भी क्लास रहेगी वो सब ऐप में ही डलेगी। तो आप लोग ऐप में या तो रजिस्टर हो जाना या फिर मैं ही कर दूंगा ऐड आप लोगों को। ठीक है, तो टोटल आप लोगों को 5 सब्जेक्ट दिखेंगे ऐप में। इनडायरेक्ट टैक्स, मैनेजमेंट अकाउंट, इनकम टैक्स, इंग्लिश और 5वां क्या है? ऑडिट दिखेगा। चलो, अब हम बात करते हैं। अच्छा, मेरे को एक छोटी सी बात बतानी है कि मेरे दोस्त लोग कॉलेज में प्रोफेसर है, रेगुलर प्रोफेसर है। ठीक है, तो उन लोगों को पेपर सेट करने का मौका मिलता है, और उन लोगों ने मेरे से, जो आप लोगों को मैंने भेजा है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, वो उन लोगों ने मेरे से मंगवाया है। छत्तीसगढ़ कॉलेज वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैंने जो आप लोगों को दिया है वही आएगा, उसी में से आएगा, लेकिन अगर उनका पेपर वहां, अच्छा, यूनिवर्सिटी जो पेपर सेट करती है ना, वो किसी एक प्रोफेसर का ही पेपर उठा के नहीं ले लेती है, वो लॉटरी सिस्टम होता है। मतलब प्रोफेसर को खुद नहीं मालूम रहता कि उनका पेपर सेट सिलेक्ट हो गया करके। 4-5 प्रोफेसर को बोलेगी आप इनकम टैक्स का पेपर सेट करो, अब 4-5 पेपर में देखेंगे, वो आंख बंद करके चीट उठाएंगे एक ठो, जिसका निकल गया वाला पेपर सेट, ऐसा। हाँ, ठीक है, चलो। अब अगला पॉइंट आता है आपका इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट को समझने के पहले आपको है ना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को समझना पड़ेगा किसी बिजनेस के। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखो क्या होता है। मान लो कोई भी बिजनेस है, और बिजनेस का अगर साइज बहुत बड़ा है, अरे छोटा भी होगा, तो बिजनेस के अंदर अपना एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कोई बता सकता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का मतलब क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का मतलब क्या होता है? जो बिजनेस के बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं ना, बिजनेस के ऑपरेशंस, जैसे फॉर एग्जांपल परचेस अपने आप में एक ऑपरेशन है, बिजनेस के ऑपरेशन, परचेस अपने आप में एक ऑपरेशन है, प्रोडक्शन अपने आप में एक ऑपरेशन है। ठीक है, उसके बाद सेल्स अपने आप में एक ऑपरेशन है। ठीक, फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो काम होता है वो भी अपने आप में ऑपरेशन है। ठीक है,
तो बिजनेस के अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, उस ऑपरेशन को करने की एक पर्टिकुलर एक सीक्वेंस वाइज प्रोसेस होती, ठीक है। कि ये काम अगर जैसे आपको अगर परचेज करना है, मान लो एक बिजनेस है, उस बिजनेस में एक परचेज डिपार्टमेंट है, मान के चलो परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट का काम क्या होगा, आपके नाम सुन के क्या लग रहा है? परचेज डिपार्टमेंट का काम क्या होगा? परचेज डिपार्टमेंट का जो हेड होता है उसको बोलते हैं परचेज मैनेजर। इसका काम क्या होता है? परचेस मैनेजर का काम होता है कि जो भी चीजें बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है उसका परचेस करना, और परचेस ही कर देना, बस खाली खरीद लेना। वहां पर परचेस करते समय उसको 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला, जो चीज खरीद रहे हैं वो इकोनॉमी होनी चाहिए। इकोनॉमी मतलब फोकट खर्चा नहीं होना चाहिए। 10 की चीज को तुम 15 में खरीद रहे हो, फिर क्या है का काम के परचेस मैनेजर हो आप? आ रही बात समझ में? तो वहां पे जो भी वो ट्रांजेक्शन करेगा वहां पे इकोनॉमी मेंटेन करनी है। दूसरा, क्वालिटी, क्वालिटी मेंटेन करके चलनी है। और तीसरा, जो भी परचेस कर रहे हो आपको उसको टाइम के अंदर भी परचेस करना है, ताकि जब वो चीज की जरूरत है तब वो मिल जाए, ठीक है। अभी परचेस मैनेजर की बेसिक जवाबदारी तो ये होती है 3 चीजों की। अब मान लो एक डिपार्टमेंट और है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है चीजों का प्रोडक्शन करना। तो चीजों के प्रोडक्शन करने के लिए इसको काहे की जरूरत पड़ती है? रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है, जो भी इसको चीजों की जरूरत पड़ेगी तो वो अपना रिक्विजिट भेजेगा, रिक्विजिशन भेजेगा। रिक्विजिशन मतलब रिक्वायरमेंट भेजेगा। किसके पास? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भेजेगा परचेज डिपार्टमेंट, कि मेरे को इतना इतना सामान चाहिए, ये इतने दिन के अंदर, और जो मेरे पास है वो इतने दिन और चलेगा। तो परचेज डिपार्टमेंट के पास जो रिक्विजिशन आया, परचेस मैनेजर देखेगा उस रिक्विजिशन को। अब क्या करेगा, वो दुनिया भर के जो सप्लायर्स है, दुनिया भर के जो सप्लायर्स है, बस परचेस मैनेजर जाएगा, कार पकड़ेगा, खरीद के ले आएगा सब सामान। सप्लायर लोगों को क्या भेजेगा? कोटेशन भेजेगा। क्या भेजेगा? नहीं, क्या बोलेगा? ऑफर भेजेगा। ऑफर, ऑफर कौन किसको भेजेगा? परचेस मैनेजर भेजेगा। किसके पास? सप्लायर के पास, कि मेरे को ये सब सामान चाहिए। तो सप्लायर लोग, जो एक सप्लायर नहीं होता है, सप्लायर 1 2 3 बहुत सारे होते हैं। सप्लायर लोग इसके पास अब क्या भेजेंगे? कोटेशन भेजेंगे। कोटेशन। अब कोटेशन को परचेस मैनेजर के पास मान लो 5 कोटेशन आ गए। सारे कोटेशन को एनालाइज करेगा, समझेगा कोटेशन को, ठीक है। कौन किस टाइप का सामान दे रहा है, क्या रेट में दे रहा है, टाइम ऑफ डिलीवरी क्या है, पेमेंट का कंडीशन क्या है, हर चीज देखेगा। ये देखने के बाद परचेस मैनेजर क्या करेगा? फाइनल करेगा कि हाँ भाई आप लोग आपका जो सामान है वो सही है, भेज दो हमारे पास। अब भेजने के बाद परचेस मैनेजर, यहां पर एक क्वालिटी डिपार्टमेंट भी होता है। तो जो भी सप्लायर के पास से सामान लोड होके आया है ट्रक में, उसको क्वालिटी डिपार्टमेंट क्या करेगा? चेक करेगा कि जो कोटेशन में मेंशन था वही सामान आया है कि नहीं हमारे पास। अब क्वालिटी डिपार्टमेंट से अप्रूवल होने के बाद ये जो जाएगा, कहां जाएगा? गोडाउन में, और गोडाउन से कहां जाएगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो ये किसी भी काम करने की एक प्रोसेस बनाई गई है, ये सिस्टम बनाया गया कि भाई आपको अगर कुछ भी खरीदना है तो ये पूरी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, तब आपके यहां सामान आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो ये प्रोसेस जो फॉलो हो रही है, तो इस प्रोसेस के लिए एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाया जाता है। वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करते रहता है टाइम टाइम में कि ये काम ऐसा हो रहा है कि नहीं, उससे डेविएशन तो नहीं आ रहा है। पूरा काम कौन करता है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का चेक करने का काम रहता है। तो ऑडिटर जाएगा ना, ऑडिटर प्रोसेस को नहीं चेक करेगा, ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल को चेक करेगा कि ये इंटरनल कंट्रोल सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इंटरनल कंट्रोल अगर सही ढंग से काम कर रहा है मतलब ये प्रोसेस फॉलो हो रही होगी। तो इस टाइप की जो ऑडिट होती है उसको अपन बोलते हैं इंटरनल ऑडिट। उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल ऑडिट। ऑडिट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स इज कॉल्ड इंटरनल ऑडिट। अब इंटरनल कंट्रोल की जो ऑडिट करने जाएगा उसके बारे में, यहां पे इंटरनल कंट्रोल वर्ड नहीं आएगा, लेकिन जो मैं बताया ना वो सारी चीजें यहां पे मेंशन रहेगी, देखना। इंटरनल ऑडिट इज द रिव्यू मतलब चेकिंग of the accounting, financial and other operation of the organization.
इंटरनल ऑडिट इज अ रिव्यू ऑफ द अकाउंटिंग, फाइनेंशियल एंड अदर ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इट इज अ टाइप ऑफ कंट्रोल which function by measuring, evaluating and the effectiveness and other type of controls. मतलब यहां पर है ना, ऑडिटर क्या कर रहा है, जितने भी कंट्रोल्स हैं, जितने भी कंट्रोल है उसका इवेल्युएशन कर रहा है, ठीक है, और मेजरमेंट कर रहा है. किस चीज का कर रहा है, कि वो कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ठीक है, क्योंकि अगर जो कंट्रोल सही ढंग से काम कर रहा होगा, मतलब जितने भी बिजनेस के ऑपरेशन है वो सब क्या हो रहे होंगे, फॉलो हो रहे होंगे. सीधी सी बात है. इट डील्स प्राइमरली विथ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग मैटर्स. जो इंटरनल ऑडिट है मेनली किससे डील करता है, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल और अदर ऑपरेटिंग मैटर्स. एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल ऑडिट. इंटरनल ऑडिट का एडवांटेजेस क्या होता है. अब इंटरनल ऑडिट बेसिकली क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल की चेकिंग या रिव्यू होती है कि इंटरनल कंट्रोल सही ढंग से काम कर रहे कि नहीं. अगर ऑडिटर जाके इंटरनल कंट्रोल को चेक कर ले, मतलब सब सही हो रहा है. ठीक है, अब देखो एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल और है. बैंक में गए हो, एटीएम मशीन रहती है, एटीएम मशीन. तो ऑडिटर को अगर चेक करना है कि जो पैसा ले रहे हैं सही गिन के आ रहा है कि नहीं, और जो पैसा दे रहे हो सही गिन के जा रहा है कि नहीं, तो ऑडिटर का एक एक पूरा चेक करेगा, गिन गिन के नोट लोगों को. तो हजारों लाखों करोड़ों रुपए का लेन देन हो रहा है. तो ऑडिटर को अगर चेक करना है ना, तो ऑडिटर जाकर सिर्फ और सिर्फ किसको चेक कर लेगा, एटीएम मशीन को चेक कर लेगा कि एटीएम मशीन सही ढंग से नोट गिनती है कि नहीं. पैसा डिपॉजिट करो तो सही पूरा हिसाब से डिपॉजिट हो रहा है कि नहीं, पैसा निकालो तो गिन के नोट निकाल रही है. एटीएम मशीन अगर चेक कर लिया कि हाँ ये मशीन एकदम इफेक्टिव है, कभी गलती नहीं कर रही है, मतलब जो भी लेन देन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा होगा, वहीं से ही अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर लेगा कि ये चीज सही है, मतलब बाकी भी चीज क्या होगी, सही होगी. तो वैसे ही ऑडिटर जो है इंटरनल कंट्रोल को जब चेक कर लेता है, मतलब इंटरनल ऑडिट करता है, तो उससे मैनेजमेंट को क्या हो जाता है, मोर इफेक्टिव हो जाता है. मैनेजमेंट क्या हो जाता है, मोर इफेक्टिव. ठीक है, इंटरनल कंट्रोल की जो इंटरनल ऑडिट होती है वो ऑनगोइंग रिव्यू होती है. ऑनगोइंग रिव्यू मतलब ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है. अब एटीएम मशीन एक बार चेक कर लिए फिर खत्म हो, नहीं सही काम करिए बोले नहीं, चेक करते रहना पड़ता है लगातार. ठीक है, कंटिन्यूअस चेक करना पड़ता है, इसलिए क्या है, ऑनगोइंग रिव्यू है. इसके कारण स्टाफ का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है. क्यों, इसके कारण, इंटरनल ऑडिट के कारण स्टाफ लोगों का जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो जाता है. इसके पीछे कारण क्या है, कारण ये है कि स्टाफ लोगों को पता है कि यहां पर हमेशा चीजों की चेकिंग की जाती है. सिस्टम जो है बहुत तगड़ा है, इसमें कोई लूप होल नहीं है कि हम अगर यहां से अगर कुछ गड़बड़ी करें तो वहां से पकड़ा जाएंगे. तो इसलिए स्टाफ लोगों का परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा. बड़े बड़े बिजनेस में, बड़े बड़े जो बिजनेस चल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके बेस पे टिके हुए मालूम है, इंटरनल कंट्रोल के बेस पे टिके हुए हैं. नहीं तो सोच के देखो मेरे चाचा के बारे में, मतलब मुकेश वो बेचारा बैठा कहाँ है, मुंबई में, एंटीलिया में, और उसका एक तो जियो का स्टोर यहां पर अपने डुमर तरे में, और जिंदगी में कभी रायपुर नहीं आया होगा, है ना शौर्य, जिंदगी में कभी रायपुर नहीं आया होगा बेचारा. लेकिन यहां पर लेन देन सही हो रहा है कि नहीं, वो शांति से सोता है, चैन की नींद. क्यों, उसको मालूम है मेरा इंटरनल कंट्रोल तगड़ा है, यहां पर कभी कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती. एक एक चीज का उसने हिसाब रखा हुआ है और वो सिस्टम ऐसा बना दिए है. ठीक है, ऐसा सिस्टम बनाने के कारण वो चैन की नींद सोता है. उसके बाद एंश्योर्स ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज. अब इंटरनल कंट्रोल तगड़ा है, मतलब कोई भी प्रकार का वेस्टेज नहीं हो रहा होगा, कोई भी प्रकार का घपला नहीं हो रहा होगा. तो इसलिए एंश्योर ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज है उसका क्या हो रहा होगा, ऑप्टिमम यूज हो रहा होगा. और भाई उसके बाद डिवीजन ऑफ वर्क. अब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है वो चल रहा है, तो क्या मेरा चाचा ही सब काम कर रहा है क्या, नहीं ना. तो वहां पर सब लोगों को अपनी अपनी जवाबदारी दी हुई है, तो इसको क्या बोलेंगे, डिवीजन ऑफ वर्क. ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ये तो देखो जनरल आंसर है. अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट क्या है, या क्लासिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट,
तो आपको जनरल आंसर लिख कर आना है कि ऑडिट इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर 4 टाइप के ऑडिट आते हैं। पहला आता है स्टैट्यूटरी ऑडिट, दूसरा गवर्नमेंट ऑडिट, तीसरा प्राइवेट ऑडिट, चौथा इंटरनल ऑडिट। ये लिखना है पूरा। उसके बाद आपको है ना ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू में सुनो, ये जनरल आंसर है, जनरल आंसर मतलब अगर सिर्फ इसी का पेपर में आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट, तो आपको है ना 1 से लेकर 16 तक का पॉइंट लिखना है और 2-2 लाइन एक्सप्लेन करना है बस, जनरल आंसर। लेकिन अब स्पेसिफिक आंसर अगर आ गया व्हाट डू मीन बाय कंटिन्यूअस ऑडिट, तो सिर्फ उसी का ही आपको क्या लिखना पड़ेगा, शॉर्ट नोट। व्हाट डू मीन बाय कंटिन्यूअस ऑडिट, उसकी डेफिनेशन, उसका एडवांटेज, उसका डिसएडवांटेज, तो ये पूरा कंप्लीट आंसर होगा। तो जब जनरल आंसर अगर आ रहा है तो आपको सिर्फ टाइप्स ऑफ ऑडिट लिखना है, 2-2 लाइन एक्सप्लेन करके छोड़ देना है। लेकिन स्पेसिफिक आंसर आएगा तो उसी चीज को और इलेबोरेट करके बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ऑडिट है ना टोटल कितने टाइप के हैं, 16 टाइप के हैं, ओकेजनल ऑडिट तक। तो मैं अभी हेडिंग कर रहा हूं, इसके बाद फिर मैं इसके नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, आप लोगों को 8:30 बजे का टाइम एकदम फिक्स रखना है और डेली इसी टाइप से क्लास चलेगी, क्योंकि देखो है ना घर से पढ़ाओ ना तो आप लोग है ना एकदम वो मोनोटोनस टाइप की क्लास लगी होगी, सिर्फ मैं बोल रहा हूं, मेरे अंदर तो एक्सप्रेशन भी नहीं आता है और आप लोगों को मालूम नहीं वहां पे पढ़ाते पढ़ाते मैंने क्या क्या किया है। क्या क्या किया बोलने का मतलब मेरी बच्ची लोग आ गए, उनको भगाया हूं ठीक है, उसके बाद पढ़ाते पढ़ाते मेरा सिर दुख रहा था तो मैं पढ़ाते पढ़ाते लेट गया, ऐसे टैबलेट पकड़ के पढ़ाया हूं मैं आप लोगों को, मेरे को मजा नहीं आ रहा था बिल्कुल, और रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पा रही थी वहां पे, और एक्सप्रेशन तो बिल्कुल आता ही नहीं, कोई सामने बैठता नहीं है इसलिए। तो इसलिए ना यहां पर करो, और भले आप लोग 8 बजे बोलोगे तो मैं 8 बजे भी लेने के लिए तैयार हूं क्लास। ठीक है, चलो एक बार अपन ओवरव्यू लेते हैं, फिर इसके आगे का मैं कल कंटिन्यू करूंगा। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडिट कितने टाइप के होते हैं, कंटिन्यूअस ऑडिट, नाम से पता चल रहा है ऐसा ऑडिट जो कंटिन्यूअसली चलते रहता है। दूसरा एनुअल, पीरियोडिकल और फाइनल ऑडिट। तीसरा कैश ऑडिट। चौथा पार्शियल ऑडिट। पांचवा डिटेल्ड ऑडिट। छठवा इंटरिम ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, बैलेंस शीट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट एंड परफॉर्मेंस ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, इन्वायरमेंटल ऑडिट, सिस्टम ऑडिट और ओकेजनल ऑडिट। टोटल 16 टाइप के ऑडिट होते हैं। किसके बेसिस पे, किसके बेसिस पे, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अभी जो पढ़े ना इंटरनल ऑडिट, तो ये मेन आंसर ये है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो वहां पर भी आता है, मतलब दोनों कैटेगरी में ये आता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर भी है तो यहां के हिसाब से भी, और वहां पे सिर्फ 2 लाइन में खत्म कर दिया मैंने। तो चलो इसके आगे का मैं कल कंटिन्यू करूंगा, जहां पे मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू वाले थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे देखो यहां पर जनरल आंसर में मैंने क्या लिखा है, कंटिन्यूअस ऑडिट के बारे में क्या लिखा है, 4 लाइन का है, बस मीनिंग बता के छोड़ दिया है। लेकिन अब कभी कभी क्वेश्चन में अलग से पूछ लेता है कि व्हाट डू मीन बाय कंटिन्यूअस ऑडिट, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो आपको ये आंसर लिख कर आना है। फिर ये देखो दिख रहा है कंटिन्यूअस ऑडिट क्या होता है, इसका आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज बताना है। ठीक है, चलो इसको अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, मेरे को एक चीज और बतानी है, जैसे प्रिंट मिलने में भले 1-2 दिन आगे पीछे होगा, लेकिन जो मैं लिखवा रहा हूँ नोट्स तुरंत अपडेट कर दूंगा, तो ऐप में आप लोगों को मिलते जाएगा तुरंत, और प्रिंटेड भी मैं देते जाऊंगा साथ साथ में।